कहानी है एक बहुत ही आवारा, बदचलन और बदमाश लड़के की, जो कि आज की तारीख में बड़ी प्रासंगिक नज़र आती है। एक गांव में एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। उम्र होगी उसकी कोई 14-15 साल। लेकिन चूंकि वह गांव के एक प्रभावशाली परिवार की इकलौती संतान था, तो लाड़ प्यार ने उसे बड़ा ही बदतमीज कर दिया था। घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। अक्सर ऐसा ही होता है, जहां माँ बाप बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, वहाँ पर अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। जहाँ रोक टोक नहीं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक शेर आता है कि बच्चे पहले भी शैतान हुआ करते थे, मगर माँ बाप निगहबान हुआ करते थे। अगर बच्चा बदमाश है तो गलती माँ बाप की है, परिवार की है। बच्चा तो बच्चा है, धीरे धीरे सीखता है। माँ बाप का कर्तव्य है कि सही समय पर रोक टोक लगाए, उसे सही दिशा दे, संस्कारवान बनाए। आवश्यकता पड़े तो समय समय पर उसकी पिटाई भी करे, बलपूर्वक भी उसे रोके, लेकिन गलत रास्ते पर न चलने दे। खैर, उस लड़के की बदतमीजी की तो कोई सीमा नहीं थी। किसको क्या कहना है उसे कुछ पता नहीं था। छोटे बड़े का कोई सम्मान नहीं था। आवारगी और बदचलनी के बारे में बात करें तो वहां पर तो वह बड़े बड़े युवाओं को टक्कर दे रहा था, उन सब से आगे था। अब सबको गाली गलौज करना उसका काम था। उसी गांव में एक बड़ा समझदार वृद्ध भी रहता था। वह रास्ते से गुजर रहा था, सामने देखा कि वह लड़का खड़ा हुआ है। उस लड़के ने उसको कहा, ए बुड्ढे, किधर जाता है? और 2-4 उसको मोटी मोटी गालियां सुना दी, मां बहन की गालियां सुना दी बूढ़े आदमी को। अब कुछ दूसरे लोग भी देख रहे थे। अब उस बूढ़े आदमी ने जेब से 10 का नोट निकाला और उस बच्चे को दे दिया। अरे वाह, आप तो किसी से भी नहीं डरते हो बेटा, बड़े बहादुर हो, ये लो, तुम्हें इनाम देता हूं। अब वो बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, अरे वाह, मैं तो बड़ा बहादुर हूं, मैं तो किसी से भी नहीं डरता। कुछ लोग आगे जो देख रहे थे, उन्होंने उस बूढ़े से पूछा, ये तुमने क्या किया? उस बच्चे को तुम रोक सकते थे, 10 बात सुना सकते थे। बोला, कौन लफड़े में पड़ेगा, इसके माँ बाप इसकी हिमायत में आएंगे, मेरे खिलाफ झगड़ा करेंगे, मैं फिर खामखा की नकारात्मकता में पड़ूंगा। हो सकता है ये बच्चा भी और 10 गालियां मुझे सुनाए, कौन लफड़े में पड़ेगा। बोले 10 का नोट, ये 10 का नोट ही इसका इलाज कर देगा। अब वो तो चौड़ा हो गया लड़का, देखो मैं किसी से भी नहीं डरता। उसका आत्मविश्वास चरम पर था। अब अगले दिन उसके पास से गांव का एक पहलवान गुजरा। वो पहलवान बड़ा उद्दंड था, किसी से नहीं डरता था, ताकत का भी घमंड था, और नई नई अभी जवानी थी, 24-25 साल उसकी उम्र थी। उसने सोचा कि अभी बूढ़ा आदमी मुझसे इतना प्रभावित हुआ था गाली देने से, डरता तो मैं किसी से हूं ही नहीं, अब इसको गाली दूंगा तो ये और ज्यादा प्रभावित होगा और मेरा नाम आगे बढ़ेगा। उसने उस पहलवान को भी इसी तरह से मां बहन की गालियां ठोक दी। अब पहलवान ने जरा सी भी देर किए बगैर जोरदार थप्पड़ उसके कान पर रसीद किया। नीचे वह धूल धूसरित हो गया, उसका मुंह जमीन पर लगा जा करके, और फिर लात घूसों से इतनी पिटाई की, और फिर उसका गला पकड़ करके उसके माँ बाप के पास लेकर गया। माँ बाप से कहा कि तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया है, किसी लायक नहीं हो तुम, बड़े होंगे अपने घर के, इस तरह से गाली देगा तो इसका यही इलाज किया जाएगा। 10 प्रकार की चीजें उनके माँ बाप को सुनाई। वो माँ बाप भले ही प्रभावशाली थे, भले ही पैसे वाले थे, लेकिन उस पहलवान से लड़ने की उनकी भी हिम्मत न पड़ी। हो गया ना इलाज। अगर वो बूढ़ा उनका इलाज करने पर आता तो क्या कर लेता। बूढ़े ने दिमाग से काम लिया, इस केस से अपने आप को निकाल दिया और उसका इलाज भी करा दिया। अभी यहां पर मैं बात करूंगा जो जैन जी ने गालियां दी थी जंतर मंतर पर। अब यह बात पूरे तरीके से मैं फिर से कहूंगा कि राजनीति से अलग है। बात है सिद्धांतों की, बात है वर्तमान समय में क्या हो रहा है, अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारे ब्रह्मचारी गणों का क्या कर्तव्य बनता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। जैन जी ने इतनी सारी गालियां दी, गालियों के बाद मोदी जी की वीडियो आती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना,
इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अब मोदी जी ने तो माफ कर दिया है, अब मोदी जी तो इस केस से बाहर निकल लिए, उन्होंने तो अपना पल्ला छुड़ा लिया, लेकिन क्या यह सही काम किया है? नहीं, सही काम तो नहीं किया है। अब उन बच्चों का इलाज जरूर होगा, अब वो कहीं और इलाज कराएंगे। अगर उनको यहां पर उनकी सजा मिल जाती, हो सकता है कि उन बच्चों का भविष्य कुछ तो सुधर जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा अफसोस उन बच्चों को होगा, थोड़ा सा। जैसा कि अभी दिखाई भी दे रहा है कि बहुत सारे बच्चे माफी मांग रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमने पहले एक वीडियो यहां पर डाली थी जहां पर मैंने कहा था कि ये बच्चे इस तरह से गाली दे रहे हैं, तो उसकी सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आए थे। बच्चों की कोई खता नहीं। अगर बच्चों की खता नहीं तो अब माफी क्यों मांग रहे हैं? अड़िग रहे ना अपनी बात पर। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जो किसी से नहीं डरते थे बच्चे, अब माफी क्यों मांग रहे हैं? और कमाल की बात, जो कि राजनीतिक कारणों से उन बच्चों का समर्थन कर रहे थे, उनकी पोस्ट आ रही है कि मोदी जी ने भले ही बहुत गलत किया था, हम जंतर मंतर के मुद्दों के भले ही पक्ष में हैं, लेकिन ये जो भाषा का प्रयोग हुआ इसके हम पक्ष में नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है कि एक उम्रदराज आदमी को आप गाली दे रहे हैं, उसकी मां को गाली दे रहे हैं, उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। अब आप लोग ऐसी पोस्ट क्यों डाल रहे हो? अगर आप सही थे तो। यहां राजनीति की बात हम नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे सिद्धांतों की। और सिद्धांतों की बात करते हुए भी बात यहां पर यह हो रही थी कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एक गलत चीज को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे माफी मांग रहे हैं, उनकी बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। उन वीडियोस को यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। एक बच्ची कह रही है कि अगर कोई बच्चे गलत हो जाए तो उसकी मां को गलत क्यों कहा जाता है? मां को गलत कहने का अधिकार किसने दिया? आप किसी की मम्मी को कैसे बोल सकते हो? अगर बेटी गंदी हो गई तो ठीक है, आप बेटी को बोलो, पर आप एक भद्दा शब्द मेरी मम्मी के लिए कैसे यूज कर सकते हो? अरे भाई, अगर मोदी गलत हैं, पहले तो उनको भी गाली नहीं देनी चाहिए थी। आप बच्चे हो, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, भूल जाओ प्रधानमंत्री है, लेकिन आप तो उनकी स्वर्गीय मां को भी गाली दे रहे थे। आप तो परिवार पर आ गए थे। उसकी मां को गाली आप दे रहे थे, वो कोई बुरी बात नहीं। आपकी मां को बुरा कहा जा रहा है। अब लॉजिक लगा रहे हैं, अरे लड़की अगर गलत हो जाए मां को बुरा क्यों कहा जा रहा है? कहा जाएगा भाई, मां को ही बुरा कहा जाएगा, और मां को ही बुरा कहना चाहिए, बाप को भी बुरा कहना चाहिए। आप तो बच्चे हो, आपकी बुद्धि विकसित नहीं। आपको ऐसा किसने बनाया? आपको ऐसा उस माँ बाप ने बनाया जो कि आपको रोक टोक नहीं करते थे, जैसा कि आप ही कह रही हैं। मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने बचपन से मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं लगाया, और उन्होंने मेरे को हमेशा अच्छे संस्कार दिए कि आप लोगों की इज्जत करनी है, लोगों के साथ अच्छा हंसी खुशी से रहना है। और मैंने वीडियो भी बनाई थी तो वो एंटरटेनमेंट के बेस पे था। अब एक दूसरी लड़की रुचिका, जो कि अपनी उम्र 15 साल बता रही है, हालांकि जब वो सामने आ रही थी वही लड़की है, थोड़ी मैच्योर दिख रही थी। अब वो टी शर्ट पहन करके जब माफी मांग रही है तो बड़ी मासूम सी नजर आ रही है, कम उम्र की नजर आ रही है। सबसे ज्यादा गंदी भाषा का प्रयोग जिन लोगों ने किया है उनमें से एक रुचिका थी। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी निकल जा उसके बाद। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफी के लायक नहीं। लोग दावा कर रहे हैं कि जिस लड़की ने गाली दी थी वो खुद सामने नहीं आई, बल्कि उसने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी छोटी नाबालिग बहन से माफी मंगवाई है। अब ये माफी मांग रही है। रुचिका की माँ क्या कह रही है? मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम फेसबुक नए बच्चों के लिए 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, इनको ना दुनिया का पता, ना समाज का, ना छोटे बड़े का सम्मान। इनको छोटे बड़े की सम्मान कैसे करना है, किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, कुछ नहीं पता। पीएम मोदी से मेरी हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद। मोदी जी
इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन कर दो। सब कुछ मोदी जी ही करें क्या? सब कुछ सरकार ही करे क्या? या मोदी जी चले जाएं तो सरकार ही करेगी क्या इन चीज़ों को? और सोशल मीडिया को क्यों बैन कर दें भाई? सोशल मीडिया से तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। यूट्यूब से अगर गंदी चीज़ प्राप्त हो रही है तो बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। दुरुपयोग यदि किसी चीज़ का करोगे, किसी भी प्लेटफॉर्म का करोगे, तो दुरुपयोग तो निश्चित रूप से नुकसान देगा आपको। यहां तक कि एक मैं बार बार कहता हूं कि दरांती से घास भी काटते हैं और किसी का पेट भी फाड़ा जा सकता है। कुल्हाड़ी रोजमर्रा के कामों में भी काम आती है। कुल्हाड़ी से किसी की गर्दन पर वार भी किया जा सकता है। हथौड़े से औजार भी बनाए जाते हैं और हथौड़े से किसी का सर भी फोड़ा जा सकता है। फिर तो सारी की सारी चीजों को बैन कर दो। आग से किसी के घर भी जल जाते हैं, आग से खाना भी बनता है। असावधानी से किसी चीज का प्रयोग करोगे, मदहोशी में किसी चीज का प्रयोग करोगे, गलत किसी चीज का प्रयोग करोगे तो उसके नुकसान होंगे। क्यों कर दें बैन? क्या आप अपने बच्चों को समझा नहीं सकते कि किस प्रकार से गलत चीजों से बचना है? क्या अच्छा बुरा है? क्या आप समझा नहीं सकते? आपके बच्चे अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आपको वो आधुनिक दिखाई दे रहे हैं, गलत चीजें नॉर्मल हो रही हैं समाज के अंदर, और समाज इतना घटिया हो गया है कि अगर एक पार्टी के विपक्ष में कोई आदमी कितनी भी गंदी बात कर रहा है तो उसका विपक्ष जो है वो उन बातों को जस्टिफाई करने पर लग जाएगा। कहेगा मोदी जी ने भी तो पहले इस तरह की गाली दी थी। कहां दी थी भाई? मैं कहूंगा कि विपक्ष ने भी कभी नहीं दी। अगर विपक्ष ने कोई बातें मोदी जी के बारे में कह दी या मोदी जी ने विपक्ष के बारे में कह दी, वो बातें गाली के रूप में नहीं थी। हां, ऐसा हो सकता है कि किसी को अपमानजनक लगी हो, इस तरह की गाली के रूप में नहीं थी। इन गालियों की तुलना उससे कैसे कर सकते हैं आप लोग? लेकिन कुतर्क का तो कोई इलाज नहीं है भाई। इसका परिणाम यह है कि बच्चे इस तरह के, आज जो यहां पर इस प्रोटेस्ट में ये बच्चे दिखाई दिए हैं, ये बच्चे धर्म को ना मानने वाले थे। ज्यादातर कहते थे हम तो धर्म को नहीं मानते। धर्म को ना मानने का परिणाम देख रहे हो आपके बच्चे कैसे हो रहे हैं। मुझे अक्सर वहम था इस प्रोटेस्ट से पहले कि मुसलमान के बच्चे ज़्यादा बदतमीज होते हैं। मुझे लगता था कि उनकी गलियों में ज़्यादा गालियाँ वगैरह सुनाई देती हैं, लेकिन मैं अपने परिप्रेक्ष्य को देख करके ऐसा कह रहा था। कस्बों में जो आसपास मुसलमान हैं उनकी गलियों में बच्चे गाली दे रहे थे, असभ्य भाषा का प्रयोग हो रहा था। मुझे लगता था कि ये लोग ज़्यादा बदतमीज होते हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि अगर उन बच्चों के बारे में बात करें जो थोड़े थोड़े से मैच्योर होने लगे हैं, वो ज़्यादातर हिंदुओं के ही ज़्यादा बदतमीज हैं। ये यहाँ पर देखने को मिला है। कोई मुसलमान लड़की इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। एकदम से हम दिमाग में जो चीज़ें सोचे बैठे थे, कम से कम हमारे दिमाग से वो वहम निकला। इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ इन बच्चों को। तुम्हारा असली रूप सामने तो आया। इस प्रोटेस्ट से तुम्हारा असली रूप सामने आया। ना तो इस प्रोटेस्ट से आपने बीजेपी का कुछ उखाड़ लिया और ना ही कुछ आपने बड़ा तीर मार लिया है। बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, क्या होगा इस्तीफे से? अगर वो दोषी था तो उसकी जांच होकर सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं था, इस्तीफा आपने ले लिया, तो दूसरा बंदा बैठा देंगे पार्टी वाले तो अपना। जितनी सुविधा उसको मंत्री रहते हुए दी जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान को, उससे ज़्यादा सुविधा पार्टी वैसे भी दे सकती है। अगर पार्टी की नज़रों में वह दोषी नहीं है और वास्तव में वो दोषी नहीं है, तो ये क्या उखाड़ लिया आपने? रहा सवाल कि उनके खिलाफ जो कि पेपर लीक में दोषी थे, उनके खिलाफ पहले भी कार्यवाही हो रही थी और जो बिल वगैरह लेकर आने की बात थी संशोधन की, वो पहले भी चल रही थी। क्या कर लिया तुमने? केवल अपना एक चेहरा सामने करके दिखाया है कि दुनिया कितनी बदल रही है। इस बदलती दुनिया में आज की तारीख में ज़रूरत है कि बच्चों को सद्ज्ञान दिया जाए। मैं घर वालों से केवल ये बात कहना चाहता हूँ, इन लोगों के घर वालों से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो जलील लोग हैं, नीच लोग हैं। ये बच्चे तो बच्चे हैं, इनके घर वाले नीच हैं ये। और जितनी बातें इनको बुरी कही जा रही हैं, इससे ज़्यादा बुरी बातें कहनी चाहिए, इनसे ज़्यादा धिक्कारना चाहिए। लोग कह रहे हैं डूब मरो तुम, वास्तव में डूब मरने की ज़िंदगी है तुम्हारी। जिनकी बच्ची इस तरह की गंदी बातों का प्रयोग कर रही है, मैं इन स्क्रीन में अपनी पहली वीडियो लगा दूंगा, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है और मुझे पता था कि कॉपीराइट आएगा और बहुत सारी जो है इस पर प्रतिबंध भी लग जाएंगे। लेकिन मुझे चैनल की कोई फिक्र है नहीं, यूट्यूबर तो मैं हूं नहीं भाई। तो मुझे जानबूझकर मैंने वहां पर उन चीज़ों का प्रयोग किया था। इन स्क्रीन में लगा दूंगा। जिनकी बच्चियां इस तरह की बात कर रही हैं, बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या उन माँ बाप की कुछ ज़िंदगी है? क्या वो समाज में मुंह दिखाने लायक है? कहते हैं भाई बच्चे हमारे बिगड़ गए हैं, हमारे हाथ से निकल गए हैं। मेरा एक शिष्य, वो योग शिक्षक है, वास्तव में उसे कुछ रोजगार चाहिए था। हमने उसको सलाह दी कि भाई आप योग वगैरह सिखा सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर बन गया।
एक घर में गया, वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की औरत, उसकी उम्र रही होगी 45 साल के लगभग। कई बार शहरों में देर से शादियाँ होती हैं, देर से बच्चे होते हैं। उनकी लड़की लगभग कोई 16-17 साल की, एक ही बेटी उनके पास में। अब वो बड़ी परेशान, एक दिन वो उस ट्रेनर के सामने रोने लगी। उस ट्रेनर की उम्र खुद ही 21-22 साल थी। उसके सामने रोने लगी, मेरी बच्ची बिगड़ गई है। यद्यपि वो करोड़पति अरबोपति औरत थी, मेरी बच्ची बिगड़ गई है। बॉयफ्रेंड को साथ में लेकर के आती है, उनके साथ जाती है, देर रात से घर को आती है। हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हम रोक नहीं पा रहे हैं, रुकती नहीं है, बहुत कोशिश करके देख ली। क्या कोशिश की है तुम लोगों ने? क्या कोशिश की है? कोशिशें शुरुआत से होती हैं। बच्चों को धर्म की राह पर चलाना, बच्चों को संस्कार से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना। आप लोगों के जीवन में धर्म है नहीं, आप लोग धर्म को कोई महत्व देते नहीं है। आप लोग बच्चे थोड़ा थोड़ा सा अगर बिगड़ रहे हैं, बोले नॉर्मल है, आज के ज़माने की जो है ऐसी ही बात है। बस फ़ोन उनके पर्सनल हो रहे हैं, अरे मेरे अकाउंट को कैसे देख सकते हो, मेरी चैट को कैसे देख सकते हो। कमाल की बात मुझे ये लगती है कि एक लड़की कह रही है कि मेरे कमरे में दरवाज़ा खटखटा कर आना चाहिए था। क्यों खटखटा कर आना चाहिए था भाई? उम्र अभी 16 साल है, 17 साल है। बोले 18 साल तक तो माँ बाप को बच्चे का मोबाइल चेक करना चाहिए। नहीं, 18 साल तक क्यों? वो 20 साल का हो तो भी कर सकता है, 21 साल का हो तो भी कर सकता है, वो माँ बाप है। ये उम्र की सीमा कहाँ से आ गई? माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस वेस्टर्न कल्चर को यदि आप अपनाओगे और इसको जीवन में तरजीह दोगे, कहाँ जाओगे आप? इस भविष्य में जो गंदगी बढ़ने वाली है, यहां पर केवल एक चीज बच्चों को बचा सकती है, वह है हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। मैं ये नहीं कहूंगा गुरुकुल में ही जाएं, शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय होनी चाहिए। यानी आप अपने धर्म को भी सीखें, संस्कृति को भी सीखें, आप कल्चर से भी जुड़े रहें और उस पद्धति का अनुसरण करें जो कि हमारे ऋषि मुनियों की बताई गई है। दूसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को यदि बच्चे कम उम्र में समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत सारी गंदगी से बच सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं, उम्र है उनकी 23-24 साल, गुरुजी बर्बाद हो चुके हैं, अंदर से समाप्त हो चुके हैं, जीवन खराब हो चुका है। अब ब्रह्मचर्य का पता चला है, उम्र 28 साल है, 30 साल है, अब ब्रह्मचर्य का पता चला है, इसकी महिमा का पता चला है, इसके लाभ का पता चला है, लाभ भी मिल रहे हैं। अफसोस ये है कि कम उम्र में पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला भाई? भारत में नहीं रहते क्या आप? ऋषि मुनियों की परंपरा का क्यों नहीं पता आपको? 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इस बात के बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं। प्रत्येक माँ बाप ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दें। क्यों नहीं दी जा रही है शिक्षाएं? कभी इत्तफाकन कोई गुरुजी मिल गए, कोई यूट्यूब से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया, लेकिन यूट्यूब से फिर वो भी ज्ञान मिल रहा है, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेकार की बातें हैं, न ईश्वर होता है कुछ, न ब्रह्मचर्य का कोई लाभ होता है, सब बेकार की बातें हैं। अलग अलग एक्सपर्ट आकर के अपनी बात झाड़ने लगेंगे और फिर इस तरह की बदतमीजियां दिखाई देंगी। क्योंकि न तो ईश्वर की फिक्र है, गाली देना तो कूल होना है, मॉडर्न होना है, किसी से नहीं डरना, यह भाव दर्शाता है। ऐसा तो उस बच्चे को भी लगता था कि मैं किसी से नहीं डरता जिसकी उस पहलवान ने पिटाई की थी। जो वहां पर मोदी जी को गालियां दे रहे थे, वो बच्चे भी ऐसा लग रहे थे, रे किसी से नहीं डरते हम। अब ये माफिया क्यों मांगते फिर रहे हैं? रुचिका नाम की लड़की जिसकी मां का यह वीडियो आया था, पहले वो परिवार के साथ में फरार निकली, मोदी जी ने कहा कि माफ कर दिया, तो अब आकर के वीडियो बना करके माफी मांग रहे हैं। ऐसे तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। और यह तो जंतर मंतर में हुआ है, यह तो मोदी जी हैं। काश कि आप उत्तर प्रदेश में ऐसा करते, योगी जी के सामने ऐसा करते, तो तुम्हें पता चल जाता कि क्या परिणाम होता है इस तरह की बदतमीजियों का और किस तरह की आपकी बहादुरी होती है। 2 मिनट में निकल जाती है आप लोगों की। और वास्तव में अब देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जैसे योगी जी हैं। अगर योगी जी किसी दूसरी पार्टी से होते तो भी मैं कहता कि हाँ, अब देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, इस तरह के निर्णयों की जरूरत है। जो स्थिति हो गई है, जो स्थिति वर्तमान में हमारी जेनजी की हो रही है, वो एक बहुत बड़े आने वाले खतरे का संकेत है। किसी देश का मुस्तकबिल इसी बात पर डिपेंड करता है, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर इसी बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की सोच कैसी है और वहाँ पर आने वाली जो पीढ़ी है वो कितनी गंभीर है, कितनी बेहतर तरीके से सोच रखने वाली है। ये बच्चे जो गालीबाज बच्चे थे, निहायत बदतमीज बच्चे थे, नीच घरों की नीच संतान थी,
नीच माँ बाप की नीच औलाद थी ये बच्चे। इन बच्चों की शैक्षिक योग्यताएं देख लो, ये भविष्य के प्रति कितना गंभीर हैं ये देख लो, और कितनों ने इनमें से नीट की परीक्षा के लिए प्रयास किया था ये देख लो। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने तो रीनीट भी किया, वो लोग तो पास भी हुए और दोबारा नंबर लेकर भी आए, और जो असफल भी हो गए वो दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। जो ये आवारा बदचलन लड़के थे, ये सारे के सारे ये नीच घरों की नीच संतानें, इन्होंने ही इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की थी। वरना तो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ खराब हो गई है उसके निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार भी प्रयास करे, कठोर कानून लेकर के आए। जिस तरह के चाइना के अंदर कठोर कानून है परीक्षा इत्यादि को लेकर के, इस तरह के कठोर कानून लेकर के आए। बच्चों को भी प्रयास करने चाहिए, घर वालों को भी प्रयास करने चाहिए, जो चीज़ें खराब हो गई उसे ठीक करने का भी प्रयास करना चाहिए। परीक्षा में यदि आप कोई धांधली पाते हैं, वो परीक्षा दोबारा हो रही है, तो शांत मन से ऐसा सोचें कि कोई बात नहीं, हमने ही पहली परीक्षा दी थी, हम ही दूसरी परीक्षा देंगे, हम दोबारा मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से नंबर लेकर के आएंगे। लिए ना लोगों ने नंबर, हुए ना पास। अब आती है बात प्रदर्शन की, तो वास्तव में जिस तरह की धांधली हुई है, इस तरह की धांधली के खिलाफ प्रदर्शन भी होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, पर उस विरोध की एक मर्यादा भी हो, और उस विरोध में आप लोग अपने मुद्दे पर भी टिके रहें। ऐसा नहीं कि उस विरोध के चक्कर में राजनीति शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में आप लोग मोहरा बन करके दूसरे लोगों के कहने पर या राजनीतिक लोगों के कहने पर या उनके उकसाने पर गाली गलौज करने पर आ जाएं। यदि ऐसा नहीं है कि यह गाली गलौज करना सही था और वास्तव में आप बहकावे में नहीं आए, तो फिर ये इस तरह की वीडियो क्यों डाली जा रही हैं कि देखो हम तो बहकावे में आ गए थे, हम तो बहक गए थे, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम माफ़ी मांगते हैं, हम दिल से क्षमा याचना करते हैं। तो फिर इस तरह की वीडियो क्यों आ रही हैं? ये वीडियो आ रही हैं जो कि बताती हैं कि वो गलत था, और तुम्हें भी पता है कि वो गलत था। सवाल यह नहीं कि वो गलत था, सवाल यह है कि अब उन परिवारों का तो कुछ नहीं हो सकता, उन बच्चों का तो शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चे, जो परिवार इन चीज़ों को देख करके अब सावधान हो रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं बच्चे, जो वास्तव में भटके हुए थे या उनसे गलतियां हुई थी, लेकिन अपने भविष्य के लिए वो गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अच्छी चीज़ों को सीखें, धर्म से जुड़ें, पाखंड से बचें, अंधविश्वास से बचें, विज्ञान को समझें, ज्ञान को समझें, और जिंदगी में तरक्की की ओर आगे बढ़ें। तभी जाकर के हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हरि ओम, हरि कृष्ण।